जी, तो हम लोग फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब डिस्कस करने लगे हैं। इनसे पहले ना मैं आपको कुछ फोर्स रिलेटेड फ्रैक्चर्स बता दूँ। फोर्स पता है क्या होते हैं? फोर्स इंजरीज होती हैं कि फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। तो हम लोगों ने जो मेजर यहाँ फ्रैक्चर्स पढ़ने हैं ना इस चैप्टर में, वो मोस्टली फोर्स रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा उनकी ना एक लिस्ट सी दे दूँ ताकि याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले अगर आप बात कर लो क्लेविकल की या शोल्डर जॉइंट की, जिस तरह हमारी बुक में है, शोल्डर या क्लेविकल की बात की जाए ना, तो इसमें एक तो क्लेविकल का फ्रैक्चर आ गया अपने पास। सेकेंडली जो प्रोक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, ठीक है। प्रोक्सिमल ह्यूमरस आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर एक बंदा पूरा हाथ ऐसे खोल के गिरेगा तो उसकी इस जगह पे इस हिस्से में आके प्रेशर तो डेफिनेटली लगेगा एट द एंड। तो उससे क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकती है या फिर प्रोक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है। और अगर आप एल्बो की बात करें तो एल्बो में क्या होगा? रेडियल हेड का फ्रैक्चर। सही है, ये आपने याद रखना है। ये अडल्ट्स में बड़ा कॉमन है। और सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ये बच्चों में बड़ा कॉमन है। इन चीज़ों को हम लोग फिलहाल बस आप अगर आपने कुछ करना है तो उसकी लिस्ट बना लें या फिर मेमोराइज कर लें। जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर फोर आर्म की बात करें तो फोर आर्म में हम लोगों ने ना दो फ्रैक्चर्स हमारे फोर्स रिलेटेड हैं, यही हम लोगों ने पढ़ने हैं इस चैप्टर में। एक है मोन्टेगिया फ्रैक्चर, मोन्टेगिया फ्रैक्चर, दूसरा है गैलेजिया फ्रैक्चर, गैलेजी फ्रैक्चर, ठीक है। फोरआर्म से रिलेटेड आगे लास्ट अपना रिस्ट और हैंड की बात करें। अगर रिस्ट और हैंड की बात करें तो इसमें आपको हमने ना कोलिस फ्रैक्चर, जो सुना भी होगा आपने, कोलिस फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, ये सारी हम लोग डिस्कस करने हैं। स्केफोइड फ्रैक्चर, ठीक है। और हुक ऑफ हेमेट फ्रैक्चर, ये वाला ऐसे मैं डिस्कस नहीं करना, लेकिन ये है पॉइंट पे हुक ऑफ हेमेट, सही है। अच्छा खैर, मतलब ये सारे वो फ्रैक्चर्स हैं। मैंने मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आपको पढ़ा दिया। तो इन फ्रैक्चर्स के लिए ना, तो बुक में जब बार बार आएगा तो आपको तंग नहीं होंगे। इनको एक दफा बस दो चार दफा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलें, हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अपने पास आ गया फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब। सबसे पहले क्लेविकल डिस्कस करेंगे। और अच्छा, इसमें जो फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल है ना, ये अपने पास मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। उसमें ये लाइक वो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट इसकी क्या है? पहले तो फ्रैक्चर कहाँ से होता है? जो मीडियल टू थर्ड है ना, मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड, इसके दरमियान जो जंक्शन होते हैं ज़्यादा कॉमनली यहाँ से डैमेज होते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल सी है। आपने तकरीबन 3 से 6 हफ्तों के लिए लाइक 1.5 से 1.5 माह तक आपने मैक्सिमम एक ब्रॉड आर्म स्लिंग लगानी होती है। वो आपने देखी होगी आर्म के ऊपर ना, इस तरह एक कुछ कवर सा करके ऊपर हैंग कर लेते हैं उसे गर्दन के साथ ना। बस ये आप लगा के रखते हैं तो इससे ठीक हो जाते हैं। और ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बड़ा ही सीवियर केस हो जिसमें कोई न्यूरोवास्कुलर इंजरी हो, तब आपको करनी पड़ सकती है ओपन, मतलब सर्जरी करनी पड़ सकती है। अदरवाइज मोस्ट केसेस में जरूरत नहीं होती। फिर अपने पास आ गया डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जिसमें एंटीरियर डिस्लोकेशन सबसे कॉमन है, वैसे पोस्टीरियर भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या देखना है कि अब मैम इसमें ये है कि डिस्लोकेशन जब होती है तो लेब्रम का डैमेज हो सकता है, टेयर आ सकता है, जिसको हम बेनकट लीन कहते हैं। ये आपको तस्वीर दिखा चुका हूँ। और ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, तस्वीरों में अच्छे से हमने देख लिया है। लेकिन ये है कि डिस्लोकेशन को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैनेज करना चाहिए। 3 मेथड्स हैं जो कि अपनी जनरल एनेस्थीसिया में बेहतर है कि पेशेंट को पेन फ्री करके आप उसको करें। तो उसका हल यही है कि या तो अच्छी प्रॉपर आईवी सेडेशन दें, और उससे भी बेहतर है कि आप जनरल एनेस्थीसिया दें। लेकिन आपको पता है फिर एनेस्थीसिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ऐसे में समटाइम्स तो पेशेंट को हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर तू बर्दाश्त कर लेगा तो अभी ऐसे ही कर देते हैं। है, लेकिन काफ़ी पेनफुल होता है। तो कोशर मेथड आ जाता है। कोशर्स मेथड में हमने देखा था इधर पेयर निमोनिक है, वहाँ टीम निमोनिक था, आप जिस तरह याद रखना चाहें। तो ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन आपने करनी होती है। हिपोक्रेटिक मेथड, वो भी हमने देखा कि सर्जन पहले तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और जनरल जो सर्जन है वो अपनी पैर को एक्सिला पे प्रेस करता है और उसकी जो हाथ को खींचता है उसमें, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट उस तरह वो उसको डिस्लोकेशन को ठीक करता है। हैंगिंग आर्म और ग्रेविटेशनल मेथड भी हमने देख लिया कि बेड के साइड पे पेशेंट को उल्टा लटा दिया जाता है, उसका हाथ लटका देते हैं और साथ में कोई हैवी वेट हम उसके हाथ के साथ लटका देते हैं। शोल्डर डिस्लोकेशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एक्सिलरी नर्व का डैमेज होना हो सकता है। जिस तरह के इसका एक और रीज़न है एक्सिलरी नर्व डैमेज होने की, वो है
अगर नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो। उसके अलावा दूसरी ये है कि शोल्डर डिस्लोकेशन होना। अच्छा, तो ऐसे केस में डेल्टोइड मसल की आपको पता है सप्लाई जाती है। प्रोक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर। अच्छा, प्रोक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर से मुराद है यही नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर, सही है। और इसकी मैंने मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आपको बताया था, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, सही है। मैनेजमेंट कैसे करनी होती है आपने देखना होता है यार, अगर तो वो है अनडिस्प्लेस्ड, बस सिंपल से तीन चीजें देखनी है। अगर तो है अनडिस्प्लेस्ड और मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, तो ऐसे में आपने कुछ भी नहीं करना, वही जो ब्रॉड स्लिंग आपने लगाई थी ना शोल्डर उसके लिए, क्लाविकल के लिए, वही यूज कर देनी है। अगर है यंग पेशेंट लेकिन फ्रैक्चर जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गया अपनी जगह से, तो ऐसे में आप ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करोगे विद प्लेट एंड सिक्यूज, सही है। ये दूसरा केस आ गया। तीसरा केस ये है कि सिवियरली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है और है भी एल्डरली या फिर ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स है। ऐसे में आप उसे ठीक नहीं कर सकते सर्जिकली, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब देखिए ना, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स है, बोन्स पहले ही खत्म हो चुकी हैं, तो क्या ही हील करेंगी वो। ऐसे में आपको ना उसको हेमी आर्थोप्लास्टी करनी पड़ती है। और कुछ कुछ सेम मैनेजमेंट ही है हिप जॉइंट के लिए भी, हम लोग उसको जब पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे। इन शॉर्ट सिंपल रूल बस ये है कि अगर तो देखो डिस्प्लेस नहीं है, तो आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करना है, उसे कंजर्वेटिवली मैनेज करना है। अगर डिस्प्लेस्ड है और आपको पता है कि क्लोज रिडक्शन नहीं हो सकती, तो आप उसकी ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन कर दो। और यंग बंदा है कि आपको पता है वो हील कर सकेगा। अगर आपको पता है कि ऑस्टियोपोरोटिक है, ओल्ड एज है, हील नहीं कर सकता और ऑपरेशन की जरूरत है, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आप, और ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छा, ह्यूमरल शैफ्ट का फ्रैक्चर। अगर शैफ्ट का फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसमें एक रेडियल ग्रूव होता है, रेडियल नर्व होने का सबसे ज्यादा खतरा होगा। ठीक है, एक बात तो आपने ये याद रख लेनी है, आपके बाद में काम आएगी। सेकेंडली ये कि सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर है आपने देखना है, या फिर जो है वो ओपन फ्रैक्चर है। अगर तो सिंपल क्लोज फ्रैक्चर है तो सेम चीज वही सिलिंग या स्प्लिंट आप लगा सकते हो 2 से 3 वीक्स के लिए, जो हम लोगों ने क्लेविकल के लिए या फिर अपर ह्यूमरस के लिए लगाई थी ना, वही चीज लगा सकते हो। और दूसरा कि अगर वो ओपन फ्रैक्चर है, तो ऐसे केस में पता है क्या है कि, और और साथ में वेस्कुलर इंजरीज है या फिर मल्टीपल इस तरह की इंजरीज है, तो आपको ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करनी पड़ सकती है। वैसे आपको ना ये अलग अलग याद नहीं रहना, मेजर से बस यही में बना के रखें, कुछ ज्यादा मोटी मोटी बातें देख लें। अच्छा, बल्कि इसको देख ही लेते हैं। तो ये शैफ्ट का फ्रैक्चर हुआ है, और उसने किस तरह स्क्रूज और प्लेट्स के साथ किया। उसके अलावा एक रोड भी डाल सकते हैं, हम लोगों ने इंट्रामुडुलर नेल पढ़ के आए थे ना, तो ही इस तरह का होते हैं, बस ये भी डाल सकते हैं। अच्छा, कह रहा है कि ओपन इंडक्शन और जो अपने पास क्या कहते हैं इंटरनल फिक्सेशन, ये मोस्ट कॉमन मेथड है। आप इंट्रामुडुलर नेलिंग भी यूज कर सकते हैं, वैसे इतनी यूज होती नहीं, ज्यादातर वो फीमर के अंदर यूज की जाती है। तो कहते हैं रोड डलवा के आए, तो वो रोड डलवाना ज्यादातर होता है टांग में डलते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, सिंपल सी कि यूनियन नहीं हुआ या फिर रेडियल नर्व पाल्सी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ रेडियल नर्व पाल्सी क्या है, फ्रैक्चर ऑफ शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा, डिस्टल ह्यूमरल के फ्रैक्चर के डिस्कस करें, तो यार अव्वल तो ये है लेस कॉमन, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ट्रोक्लिया और वो पढ़ाया था कैपिटुलम, मैंने बताया था ये ट्रोक्ली है, सॉरी ये कैपिटुलम है। अगर हम, मैं तस्वीर देख लूं देखो, हाँ हेड ये है, ठीक है। तो ये ट्रोक्ली है और ये कैपिटुलम है, ये ट्रोक्ली है और ये कैपिटुलम है। कैपिटुलम जो है वो रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, और जो ट्रोक्ली है वो करता है अल्ना के साथ आर्टिकुलेट, सही है। खैर, और ये इसने सारा बता दिया। और फिर ये फूश फ्रैक्चर में आ जाते हैं। अब फ्रैक्चर किस किस तरह का हो सकता है, देखो भाईजान, इंटरकोंडाइलर हो सकता है, और उसको आप कैसे ठीक किया आपने, इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर को कोंडाइलर प्लेट के साथ फ्रैक्चर किया। वाई शेप हो सकता है, टी शेप हो सकता है, तो इसको भी आपने इसी तरीके से प्लेट्स के साथ ठीक करना है। इसके कहते हैं डायनामिक कंप्रेशन प्लेट, डायनामिक कंप्रेशन प्लेट, इसके साथ हमें ठीक करना है। अच्छा, अब आगे हमारे पास सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर्स। अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की बात करें, ये बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है अगर बच्चों के अंदर। और आपको बताया था फोश रिलेटेड फ्रैक्चर है ये भी। इसकी दो टाइप है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन। हम लोगों ने खैर एक्सटेंशन टाइप देखनी है, उसकी तीन टाइप्स हमने तस्वीर में देखी थी, इसमें अनडिस्प्लेस्ड है, या फिर पोस्टीरियर साइड ठीक है, वहां एंगुलेशन आई हुई है, ठीक है, पोस्टीरियर पेरियोस्टियम ठीक है। थर्ड ये है कि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, देखो टाइप 1 है जिसमें बिल्कुल ही डिस्प्लेस नहीं है, तो आप उसे कंजर्वेटिवली मैनेज करोगे। टाइप 2 है जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो आप उसकी क्लोज रिडक्शन करवा के कास्ट फिक्सेशन कर दोगे विद एल्बो एट 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे एल्बो को फिक्स करके कास्टिंग कर दोगे, वहां प्लास्टर कर दोगे और क्लोज रिडक्शन कर लोगे। अब टाइप 3 है, और उसमें अब दो मेथड है आपके पास। देखो आपने रिड्यूस तो करनी है, या तो आप उसको ट्रैक्शन एनेस्थीसिया देके ट्रैक्शन करो, उससे करो उसे
रिड्यूस करो या तो ओपन रिडक्शन करके इस तरह कर लो, ठीक है। तो ये दो तरीके है। और रिडक्शन को मेंटेन करने का तरीका क्या है, के वायरिंग उसने दिखाई है। के वायरिंग एक्चुअली क्यों के वायरिंग कर रहे हैं इस्तेमाल, हम लोग ये क्यों नहीं करें, डायनामिक कंप्रेशन प्लेट्स क्यों नहीं करें, क्योंकि देखो ये जो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स है ना, मैंने बताया बच्चों में ज्यादा कॉमन है और उसमें ग्रोथ प्लेट को अपने बचाना होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था जब ग्रोथ प्लेट को बचाना होता है तो हम के वायरिंग इस्तेमाल करते हैं, स्टील की वायर्स ठोक देते हैं ताकि ग्रोथ प्लेट कम से कम इफेक्ट हो। सोचिए अगर यहाँ ग्रोथ प्लेट होती तो कितना ज्यादा इफेक्ट होती। ठीक है, तो बस बेसिक बेसिक सी बातें अपने ज़हन में रखनी है, आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। वैस्कुलर इंजरीज कौन सी हो सकती हैं, अब आपको पता है यहाँ MBBR, अगर आपको निमोनिक याद हो, ब्रेकियल आर्टरी गुजरी होती है तो वो भी डैमेज हो सकती है। बाकी नर्व्स गुजरी होती हैं वो डैमेज हो सकती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो कहीं भी आप करवा सकते हो, यूनियन नॉन यूनियन हो सकता है। रेडियल हेड का फ्रैक्चर डिस्कस करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि बड़ों में ही ज़्यादा कॉमन है। और इसमें भी उसने क्लासिफिकेशन की हुई है कि पार्शली पार्शली आर्टिकुलर है, अनडिस्प्लेस्ड है, और कंप्लीट मतलब डिस्प्लेस्ड है, और कम्युनिटी फ्रैक्चर है। अब ये चीज़ें इतनी डिटेल में हम नहीं याद रख सकते। खैर उसकी मैनेजमेंट उसने लिखी हुई है क्या करना है। और ये नॉन फ्रैक्चर है, इसकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, तो उसमें भी वही है, डिस्प्ले अनडिस्प्लेस है तो कंजर्वेटिवली मैनेज कर लो। अगर कोई मसला है तो आप ओपन वही कर सकते हो, ओपन इंडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हो। बाकी ये आपको मैंने टेंशन बैंड वायरिंग आपको समझाया था, अगर आपको याद हो। टेंशन बैंड वायरिंग उसमें था कि दो के वायर्स ठोकी हुई थी और फिगर फिगर ऑफ 8 से ना एक वायरिंग ऊपर लपेटी हुई थी, तो वो अलीकरो नॉन फ्रैक्चर हो तो उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अपने पास फोर आर्म के फ्रैक्चर्स आ गए। फोर आर्म में अपने पास रेडियस और अल्ना के लिए डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि मोस्टली दोनों बोन्स का फ्रैक्चर होता है, सिंगल बोन का भी हो सकता है लेकिन इतना कॉमन नहीं है। और रीजन यही होती है कि या तो आउटस्ट्रेच हैंड है या फिर वो डायरेक्ट कोई हिट हुई है। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे यार, इसको ना मतलब कितना ही डिस्कस करें, बस ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इतना कॉमन नहीं है, इसको आपने खुद ही देख लेना है। और वही कॉम्प्लिकेशन सेम सेम मोन्टेगिया और फ्रैक्चर और ग्लेजी फ्रैक्चर, इनको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इन्हें होता क्या है, इन दोनों का ना मैं आपको ये देखें, लेट्स सपोज ये रेडियस है हमारे पास, एक मिनट, लेट्स सपोज कि ये रेडियस है और ये अन्ना है, ये रेडियस है और ये अन्ना है। आपने ना एक टर्म याद रखनी है, मगर। मगर कहते हैं कोई ये लुटेरे को ना, तो मगर याद करना है। तो जो मगर से आपने किस तरह याद रखना है, जो मोन्टेगिया फ्रैक्चर है उसमें अल्ना इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। और जो गिलेजी फ्रैक्चर है उसमें रेडियस का फ्रैक्चर होगा। ये बात आप याद रखनी है कि मोन्टेगिया में अल्ना का फ्रैक्चर, हम यहाँ मोन्टेगिया डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ गिलेजी फ्रैक्चर डिस्कस करते हैं, गिलेजी में रेडियस का फ्रैक्चर। तो और होगा किस साइड पे, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखें, मोन्टेगिया ये, ठीक है, मोन्टेगिया और गैलीजी फ्रैक्चर, ठीक है। अच्छा देखो, हमने पहले ये देखना है कि प्रोक्सिमल, पहले तो ये देखना है कि ये प्रोक्सिमल कौन सा है और डिस्टल कौन सा है इनमें से। तो देखो इसके एंड पे ए आता है, ए पहले आता है कि बाद में आता है, इसके एंड पे ऑलमोस्ट जी आता है, तो जी पहले आता है कि बाद में आता है, ए पहले आता है। तो ए पहले आता है मतलब कि जो मोन्टेगिया फ्रैक्चर है ये प्रोक्सिमल साइड का फ्रैक्चर है, ठीक है। और जो ग्लेजी फ्रैक्चर है वो डिस्टल का फ्रैक्चर, ठीक है। ये प्रोक्सिमल साइड है, ये डिस्टल साइड है, ये प्रोक्सिमल साइड है, ये डिस्टल साइड है, सही है ना। तो मोन्टेगिया प्रोक्सिमल का फ्रैक्चर है और ग्लेजी डिस्टल का फ्रैक्चर है, एक बात याद रह जाएगी हमें। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि होगा किसका फ्रैक्चर, में क्या बताया था, मगर MU मगर अल्ना। तो अल्ना का फ्रैक्चर होगा प्रोक्सिमल साइड पे और ग्लेजी में रेडियस का फ्रैक्चर होगा डिस्टल साइड पे। बस इतनी सी बात याद रखनी है, कोई मुश्किल बात थी। तो ये होता है मोन्टेगिया और ग्लेजी, लेकिन साथ में ना एक डिसोसिएशन भी होती है। मोन्टेगिया में क्या होता है कि अल्ना, जो अपने पास अल्ना है उसकी प्रोक्सिमल साइड पे फ्रैक्चर होगा और एज अ रिजल्ट जो ये ज्वाइंट है ना, रेडियल हेड होता है यहाँ पे ना, रेडियल हेड होते हैं, तो ये डिसलोकेशन हो जाएगी इसकी रेडियल हेड की। और जबकि ग्लेजी में आप देखो तो जो डिस्टल रेडियस है उसका फ्रैक्चर होगा, जबकि जो अल्ना का जो डिस्टल एंड है वहां उसकी डिसलोकेशन हो जाएगी। तो ये दो चीजें इसमें इकट्ठी आती हैं। ये आपको ये हो गया, आपको समझ आ गया। अब हमने याद करना है इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अब देखो भाई, जो मगर है ना, मगर का सफाया करना है तो आपको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये ऐसी है ना, अगर आपने एक इलाके में मगर सारे खत्म करने हैं तो आपको एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मोस्टली इस समय देखें जो फ्रैक्चर इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं और आप इसको बाहर से नहीं मैनेज कर सकते, ठीक है ना, कुछ क्लोज रिडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आपको इन केसेस में इनको आप क्या करना पड़ता है, ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ती है। आगे चलें तो कोलिस फ्रैक्चर, कोलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर, ये सिंपल से फ्रैक्चर्स हैं। इसमें क्या, रेडियस के हेड का फ्रैक्चर है, लेट्स सपोज ये रेडियस है और इसका हेड है ये वाला।
इसका मतलब वैसे इसका साथ था, सॉरी हेड नहीं, हेड तो इसका प्रोक्सिमल साइड पे होता है ना, हमने डिस्टल एंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये आगे हाथ है हमारा, तो डिस्टल एंड का फ्रैक्चर होता है। और अब वो जो डिस्टल एंड है ना, वो देखने को वो एंटीरियरली चला गया या पोस्टीरियरली चला गया, वो डिसलोकेट हो गया। अगर तो वो एंटीरियरली चला जाए तो इसको कहते हैं स्मिथ फ्रैक्चर, ये मैं समझाता हूँ। और देखें, और दूसरा केस है कि वो पीछे पीछे चला गया है, तो उसे कहेंगे कोलिस फ्रैक्चर। अब मैंने इसको कैसे याद किया, इसको ना आप बल्कि हम इस तस्वीर इधर ड्रा कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये रेडियस है और ये इसका टूटा हुआ हिस्सा है, और हमारे पास ये हैंड आगे आ गया, और ये अपने पास रेडियस है और ये इसका टूटा हुआ हिस्सा आगे चला गया, और ये अपना बाकी हैंड आ गया। तो इनको हम ऐसे याद रखो कि अगर आप इधर देखो, जो कोलिस फ्रैक्चर में ना यहाँ कोली बन रही है, कोली, देखिए कोली बनती है, और कोली कैसे बनेगी, जब पीछे को जाएगा, तो ये है कोलिस फ्रैक्चर। और स्मिथ फ्रैक्चर की बात करें तो स्मिथ स्मिथ एक वो क्या कहते हैं उसे, गोल्ड स्मिथ एक, उसे कहते हैं यार, जो लोहार वगैरह नहीं होता, जैसे सुनार होता है उसे गोल्ड स्मिथ कहते हैं, जैसे तरह लोहार को पता नहीं आयरन स्मिथ कहते हैं, तो स्मिथ उसे कहते हैं। तो मतलब हथौड़े से थोड़ा ताल्लुक आ गया आयरन स्मिथ का। तो अगर आप देखो ये आगे को निकला हुआ है, और ये एक तरह से ना हथौड़ा सा बन गया, ऐसे मार सकते हो, लाइक कुछ अंदाजे लगाना है ना, तो इस तरह मुझे तो याद है ये चीजें, कोलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर, आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। सही है, तो कोलिस फ्रैक्चर हो गया, और इसमें डैनियल फोक डिफॉर्मिटी, ये इसकी मैंने तस्वीर दिखा दी थी आपको। अच्छा, आगे हमारे पास आ गया ट्रीटमेंट, देखते हैं एक मिनट। स्मिथ फ्रैक्चर आ गया, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। अच्छा, अब इनकी मैनेजमेंट क्या है यार, इनकी सिंपल सी ये है कि नॉन ऑपरेटिव मेथड्स के साथ इसको मैनेज किया जा सकता है, और बस क्लोज रिडक्शन की करते हैं अंडर एनेस्थीसिया, सिंपल। इसकी भी सेम ट्रीटमेंट, स्मिथ फ्रैक्चर की भी सेम ट्रीटमेंट है। अच्छा, स्केफॉइड फ्रैक्चर, स्केफॉइड में आपको बोन दिखाई थी, जो रिस्ट की मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है वो स्केफॉइड बोन है, और स्नफ बॉक्स का बताया था उसके अंदर पड़ी होती है, सही है। और ये भी फ्रैक्चर आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरने से होती है। इसमें यार, इसमें ये है कि ये ना मिस होना इसका बड़ा आसान है, क्योंकि एक्सरे जो नॉर्मली हम करवा रहे होते हैं उसमें नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। या फिर इसकी पेन कम होती है, स्वेलिंग डिफॉर्मिटी वगैरह, तो मतलब हल्की हल्की दर्द चल रही होती है, तो कोई एग्जैक्ट नहीं हमें पता चल रहा होता कि कोई फ्रैक्चर है। अगर इसका फिर भी आपको देखने को ज़्यादा डाउट हो और कोई ऐसा मसला हो, तो आप रेडियोग्राफ्स करवा सकते हो, ठीक है। और एमआरई इसके लिए जो लास्ट पोर्ट हमारे पास रह जाता है, अगर आपको नहीं शक जा रहा, दर्द नहीं जा रहा और ये मसला है, तो एमआरई करवा सकते हो। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट सिंपल सी है। अगर डिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो उसी तरह आप उस पर इसको क्या कहते हैं, इमोबिलाइज करोगे, उसके लिए कुछ ग्लव्स टाइप होते हैं वो पहनने होते हैं। और अगर डिस्प्लेस्ड है, अनस्टेबल है, तो फिर डेफिनेटली आपको इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है प्रोक्सिमल पोल की, एक्चुअली जो उसकी सप्लाई आ रही होती है ना, वो डिस्टल साइड से आ रही होती है, तो जब यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है तो जो प्रोक्सिमल साइड है उसकी सप्लाई हार्ट हो सकती है, बाकी आप सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ये हमारा अपर लिम्ब भी हो गया, अब हम लोअर लिम्ब डिस्कस करेंगे।